पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे इस लड़के ने जिसका नाम चोई था, उसने अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को अपनाना चाहा था, मगर उसका वो एक फैसला किस तरह से उसे जिंदगी और मौत के बीच में फंसा बैठा, क्योंकि चोई ने अपने जिंदगी से ज्यादा मौत को आसान समझकर मौत का मजाक बनाया था, जिस वजह से खुद डेथ ने उसे उसके बदले एक खौफनाक पनिशमेंट दी थी, जिसमें चोई को 12 ऐसे लोगों के शरीर के अंदर भेजा जाने वाला था जो अपने मौत से सिर्फ कुछ ही पल दूर होंगे, ताकि मौत के उस दर्दनाक एहसास को वो 12 बार महसूस कर सके। अब तक चोई 6 बार मर चुका था, जिसे हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, और अब चोई के पास नर्क के उस धधकती हुई आग से बचने के लिए सिर्फ और 6 ही मौके बचे थे। आखिरी बार वो एक बच्चे के रूप में जन्मा था, और इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी उसकी मौत हो गई थी। डेथ ने अब तक चोई को 6 गोलियां मारी थी, और हर एक गोली के चलते ही चोई एक नए जिंदगी में जन्म लेता था। अब चोई डेथ को जल्दी से उसे 7वीं गोली से शूट करने के लिए कहता है। डेथ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, क्योंकि 12 गोलियां खत्म होते ही उसे नर्क के अंदर जाना पड़ने वाला था, लेकिन उसके पास नर्क से बचने का एक मौका भी था कि उसे बचे हुए जिंदगियों में जाकर खुद को मरने से बचाना होगा। हालांकि चोई जिसके भी अंदर जन्म लेगा उसका मरना तो तय था। अब डेथ चोई के कहने पर उसे 7वीं गोली मारती है। गोली के चलते ही चोई अब एक नए जिंदगी में जन्म लेता है, मगर वो तुरंत अपना फोन निकालकर टाइम और डेट देखता है। आज की डेट ही 6 अप्रैल और अभी 8:45 बज रहे होते हैं। चोई के पास अभी भी 15 मिनट्स थे। दरअसल चोई इतनी जल्दीबाजी उन पैसों से भरे बैग के लिए कर रहा था जिसे उसने जब वो ताई संग के रूप में जन्मा था तब उस एयरपोर्ट के उस लॉकर के अंदर रखा था, और उस लॉकर में सिर्फ 3 दिन तक ही किसी भी चीज को रख सकते थे। उसके बाद एयरपोर्ट वाले उसे जब्त कर देते थे, इसलिए चोई के पास अब सिर्फ 15 मिनट्स ही बचे थे, वरना वो पैसों से भरा बैग एयरपोर्ट वाले जब्त कर लेंगे। खुशकिस्मती से चोई अब जिस जगह खड़ा होता है वहां से एयरपोर्ट बिल्कुल पास होता है। चोई अपने पूरे स्पीड में दौड़ता है और बिल्कुल ऐन वक्त पर वो लॉकर के पास पहुंचकर उस बैग को निकाल लेता है। वो उस बैग को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के शीशे में पड़ती है। तब शीशे में इतने हैंडसम लड़के को देखकर चोई बहुत खुश हो जाता है। उसे अब तक पता नहीं था कि आखिर वो किसके शरीर के अंदर है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे उन पोस्टर्स पर पड़ती है, क्योंकि उन पोस्टर्स पर उसी की, यानी वो अभी जिसके शरीर के अंदर था, उसकी तस्वीरें थीं। चोई कुछ समझ पाता तभी वो चमकता हुआ डायमंड जिसके अंदर चोई जिसके भी शरीर के अंदर जाएगा उसकी यादें और एबिलिटी होती थी, वो उसके शरीर के अंदर चला जाता है। चोई अभी जिसके शरीर के अंदर था उसका नाम जांगयून था, जो साउथ कोरिया का एक मॉडल था। चोई जब जांगयून यानी उसके घर जाता है तब उसे उन पैसों के बैग के लिए इतना भागकर जाने के ऊपर पछतावा होने लगता है, क्योंकि वो अब साउथ कोरिया का मॉडल था और उसके पास पहले से ही बहुत सारे पैसे थे। तभी चोई की नजर वहां रखे अखबार के एक न्यूज के ऊपर पड़ती है, जो कि उसी बच्चे के माता पिता के ऊपर थी, जिस बच्चे के रूप में चोई पिछली बारी जन्मा था, और उस बच्चे के ही माँ ने उसे मार दिया था। उस न्यूज में इतने छोटे बच्चे को मारने के वजह से वो दोनों भी पकड़े जा चुके थे, जिसे देखने के बाद चोई थोड़ी राहत की सांस लेता है, मगर बाकी न्यूज को देखकर उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि उसका जांगयून के शरीर में होकर मरना तय था, लेकिन आखिर वो किस तरह से मरने वाला है, ये सवाल चोई के दिमाग में चल रहा था। खैर सुबह होने पर चोई को कोई लड़का नींद से जगाता है। वो लड़का शायद चोई का बड़ा भाई था और वो एक कॉफी शॉप चलाता था, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला था, इसलिए आज से कुछ दिनों के लिए चोई को वो कॉफी शॉप संभालना पड़ने वाला था। चोई तैयार होकर कॉफी शॉप में पहुंचता है। कुछ देर के बाद एक लड़की उस कॉफी शॉप में आती है। चोई जब उस लड़की को देखता है तब उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो लड़की चोई की ही गर्लफ्रेंड जीसू होती है। उसका भाई बताता है कि वो लड़की यानी जीसू हर रोज कॉफी शॉप में आती है और वो एक मशहूर राइटर भी है। चोई तुरंत इंटरनेट पर सर्च कर देखता है, तब सच में जीसू अब एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। तभी चोई अचानक से भागकर बाहर जाता है और लाइब्रेरी में जाकर एक किताब को निकाल कर पढ़ने लगता है, जो कि जीसू की ही एक फेमस किताब थी। उस किताब में ज्यादातर चीजें चोई के ही बारे में लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर चोई के आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद चोई जब वापस कॉफी शॉप में जाता है तब उसे जीसू के पास एक लड़का उसके फैमिली के साथ आते हुए दिखता है, और वो लड़का वही था जिसे जब चोई मरने से पहले आखिरी बार जीसू से मिलने गया था तब उसके साथ देखा था। चोई को लगा था कि जीसू भी अब उससे बोर हो चुकी है और उसने नए बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है, लेकिन असल में वो लड़का तो जीसू का बड़ा भाई होता है। चोई को वो समझने के बाद बहुत पछतावा होने लगता है। फिर रात होने पर चोई अब भी जिसके शरीर में था यानी जांगयून, उसका भाई उसे कॉफी शॉप को अच्छे से संभालने के लिए कहता है, क्योंकि वो कल सुबह होते ही शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाने वाला था। वैसे तो चोई उसके जाते ही कुछ दिनों के लिए कॉफी शॉप को बंद रखने वाला था, मगर अब जीसू को देखने के बाद वो डिसीजन बदल देता है। अगले दिन वो जल्दी ही कॉफी शॉप ओपन कर काउंटर पर जीसू का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जीसू भी हर दिन की तरह कॉफी शॉप में आती है और हर बार की तरह हॉट सिट्रॉन टी को ऑर्डर करती है, मगर जब कुछ देर के बाद चोई उसके पास ऑर्डर लेकर जाता है तब वो लीजू के उस हॉट ही सिट्रॉन के साथ एक पेस्ट्री केक भी लेकर जाता है, जिसे देखकर जीसू उससे कहती है कि उसने तो वो पेस्ट्री ऑर्डर नहीं करी। तब चोई खुद को जीसू का फैन बताकर वो पेस्ट्री उसके तरफ से है कर कहता है, क्योंकि चोई को किसी बहाने से जीसू से बात करनी थी। वो जीसू से बात करने लगा है और वो भी एक नॉवल लिखने के बारे में सोच रहा है, ऐसा झूठ बोल देता है। जीसू जब चोई से उसके नॉवल के स्टोरी के बारे में पूछती है तब चोई उसे उसकी ही कहानी यानी मरने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे डेथ से मिलना, 12 अलग अलग लोगों के शरीर में जाकर मौत के उस पनिशमेंट को भुगतना, इस तरह की बातें वो जीसू को
बताता है। जीसू को भी चोई का वो आइडिया बहुत पसंद आता है। हालांकि जीसू को नहीं पता होता कि अभी जो उसके सामने बैठा है वो असल में चोई ही है। तभी चोई जीसू से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। तब जीसू जब ऑटोग्राफ करने लगती है तब चोई उसके हाथ में वही फाउंटेन पेन देख लेता है। दरअसल चोई जब जिंदा था तब एक दिन वो और जीसू साथ में घूम रहे थे। उसी वक्त जीसू एक पेन को देखते हुए रुकी होती है, क्योंकि जीसू तब एक राइटर बनना चाहती थी और उसे उसके सामने रखा वो पेन खरीदना था। तब चोई ने बिना जीसू को पता चले चुपके से वो फाउंटेन पेन खरीद लिया था, लेकिन वो पेन उसे देने के पहले ही चोई ने अपने आप को खत्म कर दिया था। उस पेन को देखने के बाद चोई जीसू से उस पेन के बारे में सवाल पूछता है। तब जीसू बताती है कि वो पेन उसे किसी खास शख्स ने गिफ्ट दिया है। दरअसल चोई के मरने के बाद जब जीसू उसके घर उसके माँ के पास गई थी तब चोई के माँ ने उसे वो पेन दिया था, जिसे चोई ने बहुत संभाल कर रखा था। अब जीसू चोई से उसकी उस स्टोरी को सुनने के लिए हर रोज चोई से मिलने लगती है। इसी तरह चोई से उस स्टोरी को सुनने के बाद जीसू एक रात अपने घर जाने के लिए निकलती है, मगर बीच रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी जीसू को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज चोई की ही थी, जो जीसू के लिए छाता लेकर आया होता है ताकि वो बारिश में भीग कर बीमार ना पड़ जाए। इधर जीसू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जांगयून यानी वही जिसके अंदर अभी चोई था वो उसके लिए इतना फिक्र क्यों कर रहा है। चोई उसे छाता देकर वापस कॉफी शॉप में आ जाता है, लेकिन तभी कॉफी शॉप में दो लड़कियां आती हैं जो बाहर हुए किसी एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगती हैं, और ऊपर से वो लड़कियां कहती हैं कि वो लड़की तो हर रोज कॉफी शॉप में आती थी। जिसे सुनने के बाद तो चोई तुरंत बाहर की ओर भागता है। तब कुछ दूर जाने पर उसे किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है और वहां पर वही छाता भी पड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले चोई ने जीसू को दिया था, जिसे देखने के बाद तो चोई खुद को संभाल ही नहीं पाता। उसे लग रहा था कि उस एक्सीडेंट में जीसू ही मर चुकी है, मगर तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है। तब वहां पर जीसू खड़ी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी दूसरे लड़की का हुआ था। जीसू को देखने के बाद चोई को राहत की सांस आती है, लेकिन चोई यानी जीसू के लिए जांगयून को इस तरह से उसके लिए रोता देख जीसू को उस दिन की याद आती है, क्योंकि जब चोई ने अपने आप को खत्म किया था तब जीसू अस्पताल में उसे देखने के लिए पहुंची थी। तब उसकी हालत भी बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह अभी चोई रो रहा था। हालांकि जीसू अभी भी नहीं समझ पाती कि उसके सामने खड़ा जांगयून असल में चोई ही है। अगले दिन जीसू चोई के याद में एक जगह पर जाती है जहां पर चोई की सारी चीजें किसी अलमारी में महफूज कर कर रखी होती हैं। जीसू आज भी चोई को बहुत याद करती थी। इधर चोई भी जीसू का पीछा करते हुए वहां आया होता है और वो छुपकर जीसू को उसके ही लिए रोता हुआ देख रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब पीछे और कोई नहीं बल्कि चोई की ही माँ खड़ी होती है, जिन्हें देखने के बाद चोई तुरंत बाहर चला आता है, क्योंकि उसके अंदर अपने माँ को देखने तक भी हिम्मत नहीं बची थी। वो छुपकर अपने माँ को देखता है। तब वो वहां पर चोई के याद में आई होती है। अपने माँ को इस तरह रोता देख चोई खुद को संभाल नहीं पाता और वो भी रोने लग जाता है, क्योंकि उसके एक गलत फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया था। फिर अगले दिन चोई वापस से बची हुई कहानी जीसू को सुनाने लगता है। कुछ देर बाद जीसू अपने घर जाने के लिए निकलती है। तब चोई भी उसके साथ आने के लिए पूछता है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। फिर चोई सड़क से चलते हुए जीसू के साथ उसके घर तक जाने लगता है, मगर वो अचानक से बीच में रुक जाता है और जीसू को उसकी कहानी सुनाने लगता है। जीसू को लगता है कि वो जांगयून की कोई कहानी होगी, मगर चोई जब कहानी सुनाने लगा है कि कैसे उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो पिछले 7 सालों से उसके साथ ही। इस तरह से वो चोई ने जीसू के साथ बिताए हुए सारे पल जीसू को सुनाता है, जिसे सुनने के बाद जीसू के भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़े जांगयून की कहानी बिल्कुल उसके और चोई की तरह कैसे हो सकती है। तभी चोई जीसू को सच बता देता है कि वो ही असल में चोई है और उसने अब तक नोवेल के नाम पर जो भी कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। वो सारी चीजें उसके साथ सच में हो चुकी हैं। चोई उस गलत कदम उठाने के लिए जीसू से माफी मांगता है, मगर इसके पहले कि जीसू कुछ कह पाती तभी एक गाड़ी आकर उन दोनों को उड़ा देती है। उस एक्सीडेंट में जीसू तो जगह पर ही मर जाती है, मगर चोई अभी भी घायल हालत में जिंदा होता है। तभी वो देखता है कि उस गाड़ी से कोई उतर कर उसके पास आ रहा है। चोई जब उसका चेहरा देखता है तब उसे सारी चीजें समझ आने लगती हैं, क्योंकि वो सामने खड़ा आदमी जिसका नाम पार्क ताईहू था वो असल में उसी कंपनी के मालिक का दूसरा बेटा था, जिस कंपनी में चोई काम करने के लिए इतने समय से कोशिश कर रहा था। और चोई की ऐसी हालत होने के पीछे पार्क ताईहू का बहुत बड़ा हाथ था। सबसे पहले तो चोई के इतने बड़े कदम उठाने से पहले चोई उस कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए गया था तब पार्क ताईहू ने ही उसका इंटरव्यू लिया था, मगर इतने अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद भी उसने चोई को रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो जॉब चोई को मिल जाती तो चोई कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। इसके बाद जब चोई मरने के तुरंत बाद जिसके शरीर के अंदर जन्मा था यानी पार्क जीन उसी कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा था और पार्क ताईहू का बड़ा भाई, और पार्क जीन के शरीर में जाकर चोई का प्लेन क्रैश में मरना कोई हादसा नहीं बल्कि वो प्लान भी पार्क ताईहू का ही था। तीसरा कनेक्शन जब चोई ताईसंग के शरीर के अंदर जन्मा था तब उसे किसी बड़े आदमी का जुर्म अपने ऊपर लेने के बदले में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन आगे चलकर उसी बड़े आदमी ने ताईसंग यानी चोई को मरवा दिया था और वो बड़ा आदमी वापस से पार्क ताईहू ही था। चौथे कनेक्शन में जब चोई सॉन्ग जे के शरीर के अंदर जन्मा था तब उसे प्लेन से बिना पैराशूट के कूदने के बदले में 1 बिलियन वॉन देने की जिस आदमी ने शर्त लगाई थी वो इंसान भी पार्क ताईहू ही था, यानी लगभग हर वक्त पार्क ताईहू के ही वजह से चोई ने अपनी जान गंवाई थी। पार्क ताईहू चोई को जिंदा देकर उसके पास जाता है और उसकी जान बचाने के बजाय उसे पूरी तरह से जान
जान से मार देता है। यानी इस बार भी चोई की मौत पार्क ताईहू के ही वजह से हो जाती है। अब चोई वापस से अपने ओरिजिनल शरीर के अंदर जागता है, लेकिन इस बार उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, क्योंकि पार्क ताईहू के वजह से वो इस मौत के खेल में फंस चुका था और ऊपर से उसने जीसू को भी गाड़ी से उड़ाकर जान से मार दिया था। चोई उसी गुस्से में भागकर डेथ के पास जाता है और उसी के बंदूक से डेथ को ही गोली मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें डेथ ही करवा रही हैं और उसी के वजह से जीसू भी बिना वजह मारी गई। फिर वो अगले जिंदगी में जाकर पार्क ताईहू को जान से मारने के लिए खुद के ऊपर उसी बंदूक को तान देता है, मगर जब वो गोली चलाता है तब बंदूक से गोली ही नहीं निकलती। तभी उसे पीछे से डेथ की आवाज आती है, जो वापस उठकर खड़ी हो चुकी थी। चोई उससे सवाल पूछता है कि गोली मारने के बाद भी तुम मरी कैसे नहीं? तब डेथ जवाब में चोई से कहती है कि क्या वो पानी को भीगा सकता है और क्या वो आग को जला सकता है, उसी तरह वो मौत को भी मार नहीं सकता। फिर वो टेबल की तरफ इशारा करती है। उसके अगले ही पल टेबल पर रखी वो गोली हवा में तेजी से उड़ने लगती है और सीधा चोई को जाकर लगती है, जिसके बाद चोई अब अपने 8वें जिंदगी में जन्म लेता है। जन्म लेते ही वो देखता है कि उसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो खून है किसका। तभी उसे पास के पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखती है, मानो कोई तो वहाँ पर खड़ा हो। चोई तुरंत चौकन्ना हो जाता है और धीरे से जाकर पर्दा हटा देता है। तब वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि उसी के कपड़े टंगे हुए होते हैं। अब चोई उस वॉशरूम से बाहर आता है। तब बाहर बहुत अंधेरा होता है। वो जब लाइट को ऑन करता है तब उस जगह पर दीवार पर हर जगह पेंटिंग्स लगाई हुई होती है, मगर वो सारी पेंटिंग्स बहुत अजीब और डरावनी थी। तभी चोई की नजर वहाँ रखे एक बाल्टी पर पड़ती है, जो पूरी तरह से खून से भरी हुई होती है। चोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस बाल्टी से वही चमकता हुआ डायमंड निकलकर बाहर आता है और सीधा चोई के अंदर चला जाता है। डायमंड के अंदर जाते ही चोई को वो अभी जिसके शरीर के अंदर था उसकी सारी यादें दिखने लगती हैं। चोई अभी जिसके शरीर के अंदर था उसका नाम जियोंग होता है। जियोंग को बचपन से ही अजीब सी पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, मगर कोई भी उसके इस यूनिक टैलेंट को पहचान नहीं पाता। एक दिन जियोंग इसी तरह वापस अपने घर आ रहा होता है, तभी अचानक से कोई अजनबी लड़की आकर सीधा उस गाड़ी पर गिरती है। जियोंग के जगह दूसरा कोई होता तो वो तुरंत उस लड़की को अस्पताल ले जाता, मगर जियोंग ने उसी लड़की की वैसी हालत में पेंटिंग कर डाली, जिसके बाद वो पेंटिंग भी कई मिलियन वॉन में बिक जाती है। उस दिन से जियोंग हर बार किसी नए इंसान को अगवा कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता और उसके ही खून से वो अजीब और डरावनी पेंटिंग बनाता था। जियोंग की इतनी डरावनी यादें देकर चोई सबसे पहले उल्टी करने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा है। चोई शीशे में देखकर सोचने लगा है कि आखिर वो इस बार किस तरह के हैवान के शरीर के अंदर आ चुका है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अब इसी हैवान के शरीर के अंदर रहकर दूसरे हैवान को यानी पार्क ताईहू को जान से मारने वाला था। वो सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहाँ पर पार्क ताईहू ने पिछले जिंदगी में उसे और जीसू को गाड़ी से उड़ाया था। वो वहाँ के एक ड्रेनेज चेंबर से उस फाउंटेन पेन को निकाल लेता है जो जीसू के पास था, क्योंकि पिछले जिंदगी में मरने से पहले पार्क ताईहू ने उस पेन को उसी चेंबर में फेंक दिया था और अपने ड्राइवर को उस एक्सीडेंट का सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कहा था। चोई ने मरने से पहले वो सारी चीजें देख ली थी। अब चोई वहाँ से निकलकर सीधा पार्क ताईहू के कंपनी में जाता है, मगर वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो किसी इवेंट में बिजी होता है। लेकिन चोई जब वहाँ से बाहर आता है तब अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगा है और वो वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब वो अस्पताल में जाता है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसका इलाज अब मुमकिन नहीं था और चोई के पास अब सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बचा है। वो सुनने के बाद चोई घबराने के बजाय उल्टा हंसने लग जाता है, क्योंकि वैसे भी उसका जियोंग के शरीर में होकर मरना तय था और वो पार्क ताईहू को जान से मारना चाहता था, जिसके लिए 1 महीने का समय बहुत था। इस वजह से वो हंस रहा था, लेकिन उसके पहले उसे पार्क ताईहू के घर का पता लगाना पड़ने वाला था। अस्पताल से निकलते ही चोई को उसके मैनेजर की कॉल आती है, क्योंकि कोई अमीर आदमी उसके किसी पेंटिंग को खरीदने के लिए आने वाला था। चोई उस अमीर आदमी का नाम पूछता है। तब वो अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि पार्क ताईहू ही था, यानी शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ रहा था। चोई तुरंत अपने आर्ट गैलरी में पहुंचता है। तब पार्क ताईहू पहले से ही उसके एक बड़े से पेंटिंग को देखते हुए खड़ा होता है। चोई उसके पास जाता है। पार्क ताईहू जब चोई को देखता है तब वो खुशी से अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा जियोंग असल में चोई ही है, जो उसे जान से मारने वाला है। उस वक्त तो चोई उससे हाथ मिला लेता है। अब चोई के पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि पार्क ताईहू उस पेंटिंग को खरीदने वाला था। इसलिए चोई पार्क ताईहू को उसके घर का पता पूछता है ताकि वो उस पेंटिंग को उसके घर तक डिलीवर करा सके। अब सारी चीजें चोई के प्लान के मुताबिक जा रही थीं। फिर रात होने पर पार्क ताईहू जब अपने घर के पास पहुंचता है तब गेट पर ही उसे चोई दिखाई देता है, जो उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पार्क ताईहू गाड़ी से बाहर आता है और इतने रात में उसके वहां आने की वजह पूछता है, मगर चोई तो इधर उधर की बातें कर पार्क ताईहू के उस बेशकीमती गाड़ी पर पैर रख देता है, जिस वजह से गुस्से में पार्क ताईहू उसे पीटने लगता है। लेकिन चोई भी वहां पर पार्क ताईहू को जान से मारने के लिए ही आया था, इसीलिए वो भी उसे मारने लगता है। चोई पार्क ताईहू पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए पार्क ताईहू वापस अपने गाड़ी के पास जाता है और अंदर से एक शॉटगन निकाल लेता है, जिसे देखकर चोई भागने की कोशिश करता है, मगर पार्क ताईहू की एक गोली उसके पीठ में लग जाती है, जिस वजह से चोई वहीं नीचे गिर जाता है। पार्क ताईहू उसके पास जाता है। उसे लग रहा था कि शायद अब वो मर चुका है, मगर चोई तो अभी भी जिंदा होता है। वो पार्क ताईहू को धक्का देकर उसी के गाड़ी में जाकर बैठ
जाता है और पूरी स्पीड में पार्क ताईहू की तरफ बढ़ने लगता है। बचने के चक्कर में पार्क ताईहू के हाथ से बंदूक गिर जाती है। चोई तुरंत आकर बंदूक को उठा लेता है, लेकिन वो पार्क ताईहू को वहां पर नहीं मारता। वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहां पर वो बेरहमी से लोगों को मारकर वो पेंटिंग बनाता था। लेकिन जब वो पार्क ताईहू को अंदर लेकर जाता है, तब अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर पार्क ताईहू को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। दरअसल चोई अभी जिसके शरीर में था, यानी जोंग को ब्रेन ट्यूमर था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद जब चोई की आंख खुलती है, तब उसे उस टेबल पर बांध कर रखा होता है, जिस पर वो दूसरे लोगों को मारता था। यानी अब चोई का प्लान उसी पर भारी पड़ चुका था। पार्क ताईहू चोई के करीब आता है और उसे उसके पहले किसी को मारने के एक्सपीरियंस को बताता है, जो कि एक एक्सीडेंट था। उसने कुछ सालों पहले किसी आदमी को अपने गाड़ी से उड़ा दिया था और जब वो गाड़ी से उतरकर बाहर आया, तब उस आदमी को घायल हालत में जिंदगी के लिए भीख मांगता देख पार्क ताईहू को एक अलग ही सुकून मिला था। यानी पार्क ताईहू को लोगों को मारकर उन्हें मरता हुआ देखने में बहुत मजा आता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसने जिस आदमी को अपने गाड़ी से उड़ाया था, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जब चोई पहली बार उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तब जो आदमी उसके पास आकर गिरा था, वही वो आदमी था। उसी एक्सीडेंट के बाद से चोई की पूरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। अब पार्क ताईहू उस चेनसॉ को उठाता है और उससे बेरहमी से चोई को वापस से जान से मार देता है। लेकिन इतने भयानक तरीके से मरने के बाद भी चोई जब डेथ के पास वापस अपने ओरिजिनल शरीर में जाता है, तब वो अजीब तरीके से हंसने लगा है, जिसे देखकर खुद डेथ भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो चोई से सवाल पूछती है कि क्या तुम इस बार जानबूझकर मरे थे? दरअसल चोई ने पार्क ताईहू को वहां लाने से पहले वहां पर चारों तरफ कैमरा लगा दिए थे और वहां पर एक खुफिया कमरा भी था, क्योंकि चोई खुद होकर पार्क ताईहू को नहीं मार सकता। अगर उसने किसी को भी जान से मारने की कोशिश करी तो डेथ ने उसे पहले ही कहा था कि वो बीच में आकर चोई को तुरंत नर्क में डाल देगी। इस वजह से अब चोई डेथ के रूल्स के हिसाब से ही अपना बदला लेने वाला था और यही वजह थी कि इतने दर्दनाक मौत के बाद भी वो हंस रहा था। अब चोई के पास सिर्फ 4 जिंदगियां और बची थी। तो क्या लगता है चोई आखिर डेथ के उन रूल्स को फॉलो कर आखिर किस तरह से पार्क ताईहू को जान से मारकर अपना बदला लेगा? और आने वाले 4 जिंदगियों में से आखिरी जिंदगी चोई के लिए अब तक की सबसे मुश्किल जिंदगी होने वाली है। इसी सस्पेंस के साथ हम मिलते हैं इस कहानी के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 3 जरूर से कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं बहुत जल्द।